उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से 12 अगस्त 2024 को रात के समय लगभग सभी लोग जा चुके थे। सिर्फ वहां पर वो पैसेंजर थे जिनकी रात को बस निकलने वाली थी और बस का इंतजार करने वाले उन्हीं लोगों में से एक लड़की भी थी। वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां किसी को भी उस लड़की से कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी ने उसकी परेशानी का कोई कारण पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वह उस लड़की को देखता है तो उस लड़की को देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वहां पर लड़की खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वह बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वह बार बार अपने कपड़े सही करने की कोशिश कर रही थी। लड़की एक ही तरफ कई बार देख रही थी और बहुत ही ज्यादा घबराए जा रही थी, लेकिन गार्ड ने इस बात को नोटिस कर लिया और जिस तरफ लड़की बार बार देख रही थी वहां पर एक आदमी भी घूम रहा था और वह बच्ची बार बार इस व्यक्ति को देख रही थी। अब गार्ड ये चीज समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस गार्ड को लग रहा था कि यह व्यक्ति ही इस बच्ची को परेशान कर रहा है, क्योंकि वह बच्ची उस व्यक्ति को बार बार देख रही थी। उस बच्ची को देखने पर उसकी उम्र 15 से 16 साल लग रही थी और उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की के साथ कुछ दुर्घटना हुई हो। गार्ड उस लड़की से कुछ पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने गार्ड से पूछ लिया कि मुझे पंजाब पटियाला जाना है, यहाँ से कोई बस वहाँ के लिए जाती है क्या? यदि शायद वह लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उसे समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद यह इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। गार्ड को उसकी स्थिति कुछ सही नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 10908 पर कॉल किया और उनसे कहता है कि सर, यहाँ इस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग बच्ची खड़ी है। मुझे उसकी हालत गंभीर लग रही है, इसलिए आप यहाँ आकर इस लड़की से उसके इस व्यवहार के बारे में चर्चा कीजिए और इसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस सूचना को मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है। इसके बाद वह लोग पुलिस को भी वहां पर बुला लेते हैं। अब पुलिस गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है और गार्ड उस लड़की की हालत के बारे में सब कुछ बता देता है जो कुछ उसने नोटिस किया था। अब पुलिस उस लड़की के पास जाती है। पुलिस को भी उस लड़की के बारे में कुछ अजीब लगता है। पुलिस को भी लगता है कि यहाँ पर इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है वहाँ के कुछ व्यक्ति उस लड़की को परेशान कर रहे हों। अब चाइल्ड वेलफेयर के लोग और पुलिस उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश करती है ताकि कुछ चीज पता चल सके उस लड़की के बारे में, लेकिन पुलिस के लड़की से बात करने पर ही लड़की घबरा जाती है। लड़की के पास जो बैग था वह उस बाग से लिपट जाती है। वह लड़की इतने सारे मर्दों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इस कारण पुलिस वाले यह तो समझ जाते हैं कि यह मर्दों को देखकर घबरा रही है, इसलिए महिला पुलिस को बुलाया जाता है और सिर्फ महिला पुलिस ही उस लड़की से बात करती है। महिला पुलिस उस लड़की से पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जाना चाहती हो? फिर वह लड़की बताती है कि वह पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है। अब वह महिला पुलिस उसे लड़की से पूछती है कि बेटी, क्या तुम यहाँ पर अकेले आई थी? ये तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी आया था या कोई तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था? और तुम पटियाला शहर क्यों जाना चाहती हो? महिला पुलिस बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की घबराई हुई थी, इसलिए वह थोड़े बहुत सवालों के जवाब ही दे रही थी। अब पुलिस वालों को समझ में आ चुका था कि यह लड़की किसी न किसी बड़ी मुसीबत में है। अब वह पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा था कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसे खाना खाना है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है। अब लड़की खाना पीना खाकर रिलैक्स हो जाती है और फिर महिला पुलिस उसके पास आती है। वो थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ भी नहीं बता रही थी। लड़की पुलिस स्टेशन की एक कोने में जाकर बैठ गई थी, जैसे वह अभी भी डरी हुई हो। दोस्तों, उस लड़की के साथ जो दरिंदगी की गई थी उस बारे में वह लड़की सोच सोच कर परेशान हो रही थी और यह घटना वह किसी को बता नहीं पा रही थी। अब लड़की की यह हालत देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि लड़की डिप्रेशन में है और अगले दिन से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। अब उस लड़की का 2 दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है। अब थोड़ा बहुत लड़की की हालत ठीक होती है और महिला पुलिस फिर उससे बात करने के लिए जाती है। अब महिला पुलिस ने उससे पूछा तो लड़की बताती है कि मेरे साथ बहुत गंदा काम किया गया है। महिला पुलिस समझ जाती है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। अब पुलिस पूछती है कि बेटी, यह सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ? अब वह लड़की यह घटना उनको बताने की कोशिश करती है और वह जैसे ही अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताती है,
तो वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अब महिला पुलिस उस बच्ची को अच्छे से शांत रहने को कहती है और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है हमें सब बताओ। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और घबराओ तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यह पुलिस स्टेशन है और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बताती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे तैसे महिला पुलिस उसे लड़की को शांत कराती है। अब अगले दिन पुलिस फिर से उस लड़की से पूछताछ करती है। अब की बार वह लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर बहुत गंदा काम किया है। अब पुलिस वालों को पता चल चुका था कि उसके साथ गैंग हुआ है। अब पुलिस जोश और होश के साथ उन लोगों को ढूंढने लग जाती है और कुछ दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि उसके साथ यह हैवानियत उत्तराखंड की देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब वहां पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे क्योंकि वह एक बस स्टैंड था। एक बार पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुंचती है क्योंकि वो लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू कर देती है। जब सीसीटीवी कैमरा से पुलिस के द्वारा देखा जाता है तो पुलिस देखती है कि उस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद लोग कम होने लगते हैं और आखिरी में जब वह लड़की उसे बस स्टैंड में अकेली रह गई तो उस लड़की के करीब एक आदमी घूमता हुआ नजर आ रहा था। वह बार बार उस बच्ची को घूरे जा रहा था, इसलिए वो व्यक्ति पुलिस को भी कुछ अजीब लग रहा था। अब जब पुलिस ने जैसे ही उस लड़की को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वह लड़की उस आदमी को तुरंत पहचान लेती है और उसे देखकर लड़की फिर से रोने लगती है। वह कहती है कि हाँ, यही वो दरिंदा है जिसने मेरे साथ गंदा काम किया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यह काम किया था। अब पुलिस वाले उस सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी की एक फोटो तैयार करवाते हैं और वहीं बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। पुलिस वहां पर सभी से इन्वेस्टिगेशन करती है और लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा जाता है कि क्या किसी ने भी इस व्यक्ति को देखा है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पुलिस को उस व्यक्ति का एड्रेस और नाम भी लोगों के द्वारा मिल जाता है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने उस 16 साल की बच्ची के साथ क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे। पहले तो वह आदमी पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था, यहाँ वहाँ की कहानी सुना रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उससे सख्ती से पूछना शुरू किया तब वह आदमी एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद आप भी गुस्से से भर जाएंगे। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास समय था। दिल्ली की कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो वहां पर लोगों से पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है और वहां जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस बस स्टैंड में सैकड़ों नहीं हजारों बस खड़ी रहती है और वह बस अलग अलग शहरों में जाती है। इसलिए वह लड़की बस पकड़ने के लिए लोगों से पूछ रही थी। दरअसल जिस व्यक्ति से वह लड़की है इस बारे में पूछ रही थी वह भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, उस सामने खड़ी बस में जाकर बैठ जाओ। ये बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार थी। वह ड्राइवर बोलता है कि तुम्हें किराए देने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वह बस करीब रात 10:30 बजे देहरादून बस स्टैंड में जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो बस का लास्ट स्टॉप था और सभी लोग वहां से उतर जाते हैं और वह लड़की वहां पर अकेले बच जाती है। अब ड्राइवर और बस का कंडक्टर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन यहाँ से तुम्हें दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी और उस बस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम यहीं पर रुको। अब जिस लड़की को वो वहां से लाए थे वह उसको पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं। फिर वह लोग उस लड़की को परेशान करने लगते हैं और उसके शरीर को छूने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गंदा काम करते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। इस समय उसी के बाजू में एक और बस खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए जाती थी। जब उस लड़की की चीख उस बस तक पहुंचती है तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर थे। अब वह दोनों ड्राइवर भी उस गाड़ी में आते हैं। वह वहां देखते हैं कि लड़की की हालत खराब है और वह देखते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। अब वो दोनों लोग उस लड़की की मदद करने की बजाय यह कहते हैं कि हम भी इस लड़की के साथ ये काम करेंगे। आप ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी जो करना हो वो करो। इसी तरह लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। उस लड़की के साथ ये घिनौना काम होता रहता है और वो चारों हैवान उस लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो दिल्ली से उस गाड़ी में बच्ची को लेकर आया था वह कहता है, मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन ये तीनों हैवान अभी भी उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहे थे। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और उसने यात्रियों से जो पैसे कलेक्ट किए थे
वो उसको दे देता है। लेकिन तभी कैशियर कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से लगभग 10:30 बजे यहाँ पर आ चुकी थी, तो तुम 2 घंटे बाद यहाँ पर क्यों आए हो? इतने टाइम तक तुम कहाँ थे? तो वह कंडक्टर कहता है कि साहब, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछे, तब कंडक्टर ने उसे भी बता दिया कि साहब, मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, यदि आप भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह कैशियर जाता है तो वह देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कैशियर को देखते हैं तो बोलते हैं, पहले साहब को करने दो, हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की के साथ दरिंदगी मचाना शुरू कर दिया। इसका मतलब 3 ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर, कुल 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से गैंग किया। जब वह लड़की चिल्ला रही थी तो वो लोग उससे कह रहे थे, क्या तुम्हें पटियाला नहीं जाना? यदि तुम्हें जाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन किसी तरह वह लड़की वहाँ से निकल जाती है या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वो बस का इंतजार करने लगती है, जिससे उसकी मुलाकात वही गार्ड से होती है जिसने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर वाले लोगों को बुलाया था। लेकिन वहां पर गार्ड देखता है कि एक व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वह उस लड़की के आसपास घूम रहा है और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को डर लग रहा था कि यह लड़की कहीं सब कुछ किसी को बता ना दे, इसलिए वो उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वह लड़की किसी के पास न जाए। लेकिन गार्ड ने बहुत होशियारी के साथ पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर के लोगों को बुलाया, जिससे उस लड़की की मदद हो सके और पुलिस के द्वारा उस लड़की से पूछताछ की जा सकी, जिससे उस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और उस कंडक्टर ने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। यदि आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो उनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, जो कि हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला था। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 52 साल है, और एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नवाबगंज के गांव शीला का रहने वाला रवि कुमार, और साथ ही हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल है, और एक व्यक्ति देहरादून की पटेल नगर का रहने वाला होता है। उन 5 को गिरफ्तार किया जाता है और उन 5 से पूछताछ की जाती है। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसके बाद एसएसपी राजेश कुमार द्वारा उन 5 के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को फिर दर्ज कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह लड़की कहाँ की रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया था तो वह कहती है कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। इसके फिर बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुरावाड़ा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रहती है। इसके बाद पुलिस वहां जाकर उसके माता पिता से संपर्क करती है, लेकिन लड़की अभी कह रही थी कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और अभी भी उसके माँ बाप जिंदा हैं, और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। 13 तारीख को इसमें जो है सूचना वहाँ पर जो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहाँ के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम को, अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया, और माता पिता जी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिता जी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए जो 1098 की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है, इनके द्वारा CWC के माध्यम से उसको काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता है, बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहाँ इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, क्योंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहाँ बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में यहाँ पर कैसे है। तो सब चीजों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्चे द्वारा बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। क्योंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। इसके बाद वहाँ की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। इसके बाद उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि क्या तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उसके माता पिता ने बताया कि वो लड़की करीब 12 दिन पहले अपने घर से निकल गई थी। हालांकि वो 1-2 बार और घर से भाग चुकी थी, लेकिन वो लोग जल्दी उसे ढूंढ लेते थे, लेकिन इस बार वह उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुंचे, लेकिन लड़की ने माता पिता के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो लड़की बोल रही थी कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है। जांच में यह भी पता चला था कि उसके माता पिता की भी मनोस्थिति अच्छी नहीं है
और वह लोग अपनी बेटी को लेकर काफी समय से परेशान हैं। उस लड़की को तो ठीक से यह भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनौना दुष्कर्म हुआ है। उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है और उस लड़की को बालिका निकेतन में रखा गया है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति सुधर सके। इस घटना से संबंधित अन्य आरोपियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है और उनके बारे में पता लगाया जा रहा है, ताकि यदि कोई भी इस केस से संबंध रखता हो तो उसके बारे में भी पता चल सके। क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस घटना में 5 लोग से ज्यादा शामिल हों और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे समाज में घूम रहे हैवानों को समझ आ सके कि इस तरह घिनौना काम करने वालों को किसी भी तरह छूट नहीं दी जाएगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतने बलात्कार की केसों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन हैवानों को कानून से कोई डर नहीं लगता है। इन्हें तो सिर्फ अपनी हवस मिटानी है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। दोस्तों, आपके हिसाब से इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपके सामने ऐसा कोई घिनौना काम होता है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि हमें अपने देश की बेटियों को सुरक्षित करना है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे द्वारा जागरूक हो सकें। और यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।